चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों पर हो रहे शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है। सत्ता पर दूसरी बार काबिज होने के बाद पीएम मोदी ने पिछले साल अमेरिका का दौरा किया था और वहीं इस साल की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे। यहां पर उनका शानदार स्वागत किया गया था और ट्रंप ने अहमदाबाद में विशाल जनसमूह को भी संबोधित किया था। वहीं चीन से जारी तनाव के बीच अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत और चीन के बीच तनाव जारी है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर चाल का भारतीय जांबाज करारा जवाब दे रही हैं। इस बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज सुबह लद्दाख पहुंचे, जहां पर उन्होंने दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया। दरअसल पिछले काफी वक्त से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद देखने को मिल रहा है। भारत ने एक बार फिर से चीन की घुसपैठ की बात कही है, जिसके बाद अब सेना प्रमुख ने लद्दाख में हालातों का जायजा लिया है और यहां पर नरवणे ने परिचालन मुद्दों और जमीनी हालात का जायजा लिया है। भारत चीन के बीच तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सैन्य अधिकारियों के बीच ब्रिगेडियर स्तर की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। और इसी बीच चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने के लिए भारत सरकार ने चीन के 100 से ज्यादा एप्लीकेशन भी बैन कर दिए हैं। और इस मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। एक तो पार्लियामेंट का सत्र हो रहा है और उसमें बहुत सी चीजों का एहतियात रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन से भागने का सवाल ही नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को हर बात की आलोचना करनी है। उनका तो मन करता होगा कि सटा सटा के एक साथ वो बैठ जाए बिना डिस्टेंसिंग के। इसमें सत्र में वेल में घुसकर भी सटकर नारा नहीं लगाना है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसमें सत्र भी लंबा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आवर को छोड़ा गया है। इस पर बिना बात का विवाद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारत सरकार ने हर तरह की स्ट्राइक कर दी है चाइना पे। बॉर्डर पर भी हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाकर 200 से 300 पीएलए के जो सैनिक थे उनको खदेड़ दिया और हम ऐप भी बंद करके उनको डिजिटल भी खदेड़ रहे हैं। चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। चाइना की दादागिरी चलने वाली नहीं है। उसने दुनिया पे चलाई होगी, लेकिन ये भारत है, ये नया युग है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये हर भाषा में जवाब देना जानते हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सारी एजेंसी जांच कर रही है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको पकड़ा जाएगा और जो ड्रग का एंगल है उसको भी पूरी तरह जांच किया जा रहा है। भारत चीन सीमा विवाद लगातार जारी है और ऐसे में सेना प्रमुख 2 दिनों के लेह दौरे पर हैं, जिसमें वो सीमा पर तैनात जवानों को स्थिति का वहां पर अध्ययन करेंगे। और सेना प्रमुख का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में भारत ने चीनी सेना को करारा जवाब देते हुए कालाटोप पर वहां पर कब्जा कर लिया है और इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस पूरे मामले पर बोलते हुए रक्षा विशेषज्ञ गुरमीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। आपने ठीक कहा, 29 अगस्त के बाद में 3 ब्रिगेड कमांडर लेवल की टॉक हो चुकी हैं और अभी तक इनकन्क्लूसिव हैं। ये जो तीसरी बातचीत हुई थी वो 7 घंटे चली थी। देखिए, 3 टॉक्स हो चुकी हैं। चाइना की 5 स्टेटमेंट्स आ गई हैं। चाइना ने 2 कोशिशें की हैं। एक 1 सितंबर को चुमर में भी की है और ये जो साउथ बैंक ऑफ पंगेंगसो है इसमें 3 इलाके हैं, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और थाकुंग पोस्ट के सामने में, जो बताया गया है कि वहाँ से चाइना को अपनी एक्टिविटी हटानी चाहिए। देखिए, चाइना तो शुरू से ही एग्रेसिव और प्रोवोकेटिव था, लेकिन ख़ास तौर पर 29 अगस्त को रात के वक्त में उसने ये प्रोवोकेटिव एक्शन किया। वो चाहता था कि ट्रांसग्रेशन के ज़रिए वो यूनिलैटरली LAC का स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल अलर्ट थी, मुस्तैदी से बैठी हुई थी
और उनका इंटेलिजेंस अलर्टनेस लेवल बहुत अच्छा था। इसलिए उन्होंने चाइना की जो नापाक हरकतें हैं इनको प्रीएम्प्ट कर दिया। और देखिए, बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना पूर्ण रूप से अलर्ट है, तैयार है, और कोई भी जो चैलेंज या कॉन्टिजेंसी होगा उसके मुंह तोड़। तो इसका मतलब यही हुआ कि बात सीरियस है, और नेगोशिएशन डिले जो चाइनीज करता है उसके कारण ये इतना समय लग रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि देखिए, भारत ने बहुत क्लियरली कहा है कि टॉक्स के थ्रू बॉर्डर जो इशू है इसको रिजॉल्व करना चाहिए। जहां बात है एलएसी की, वहां पर चाइना का कोई भी जो मिस एडवेंचर होगा उसको इफेक्टिवली डील किया जाएगा। हमने देखा है कि किस प्रकार 15 जून की रात गलवान के अंदर में जो उन्होंने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की थी उसका क्या मुंह तोड़ जवाब दिया था। उससे बड़ी बात यह है कि पूरे ही इंडिया और चाइना बॉर्डर के ऊपर में भारतीय सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल विजिलेंट हैं, तैयार हैं, अलर्ट हैं। और अभी की हालत में तो एस्केलेटेड टेंशन है। हेट स्पीच पर हो रहे बवाल के बीच फेसबुक ने पहली बार किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल हेट स्पीच मामले में विवाद बढ़ने पर फेसबुक ने तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह को बैन कर दिया है। और जानकारी के मुताबिक फेसबुक ने यह कहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिशों को रोकने की पॉलिसी नहीं मानने पर यह कार्रवाई की गई है। भारत में किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसी पहली कार्रवाई है। इसी मुद्दे पर विधायक ने बयान भी दिया है। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे नाम पर जितने भी जो मेरे कार्यकर्ता हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं, उन्होंने मेरे नाम पर पेजेस अकाउंट ओपन करके रखा था फेसबुक, वो सारे के सारे बंद कर दिया गया, मुझे पता चला है। ठीक है, फेसबुक के अधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आपने ये काम किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ पर्टिकुलर राजा सिंह भड़काऊ भाषण देता है, ये आपने जो भी अमेरिका के जो पेपर ने जो आइडेंटिफाई किया था, जो संस्था ने आइडेंटिफाई किया था, वो मैं ठीक नहीं मानता हूं। क्योंकि आज भड़काऊ भाषण देने वाले ऐसी कई पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फेसबुक के अधिकारियों गणों पर यह आरोप लगाया गया था कि वो पर्टिकुलर बीजेपी के लिए कार्य करती है। तो जो लोग आरोप लगाए थे उन कांग्रेसियों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके ही पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। राहुल गांधी है जो कई बार फेसबुक अकाउंट के माध्यम से हो या ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हो, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, पार्टी बीजेपी पार्टी को कई बार उन्होंने गलत शब्दों से कमेंट किया है। तो क्या वो भड़काऊ भाषण, क्या भड़काऊ कमेंट क्या नहीं हो सकता, मैं पूछना चाहता हूं। जो लोग आरोप लगाए थे फेसबुक के ऊपर, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि फेसबुक एक न्यूट्रल संस्था है, एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है वो, जिसको हर वो व्यक्ति उसको यूज करता है। लेकिन पर्टिकुलर उसको बीजेपी को जोड़कर कमेंट करना, बीजेपी को बदनाम करने का जो प्रयत्न जो कांग्रेस ने किया था, वो सरासर गलत उनका प्रयत्न था, प्रयास था। ठीक है, मेरे सारे के सारे पेज बंद कर दिए गए जो मेरे नहीं थे। इसके लिए मैं फेसबुक के अधिकारियों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। लेकिन प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बार उन तमाम पार्टी के लोगों पर रिसर्च करें, जैसे MIM हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, अनेकों पार्टी हो सकती है, उनके भी फेसबुक अकाउंट बैंड हो, डिलीट हो, अनपब्लिश हो, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और मैं फेसबुक के अधिकारियों को आज भी मेल लिखूंगा कि मेरा ऑफिशियली एक अकाउंट ओपन करें। जो मैं फेसबुक के जो नॉर्म्स है उसको मैं फॉलो करूंगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मैं सोशल मीडिया को यूज करना चाहता हूं। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, जो हम कार्य करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो मुझे भी उस प्लेटफॉर्म को यूज करने का अधिकार दे। मैं ऑफिशियली मेरे नाम पर एक अकाउंट, एक पेज खोलना चाहूंगा, जिसको ऑपरेटिंग करने के लिए मुझे फेसबुक के अधिकारीगण परमिशन दे, जो मैं आज उनको। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और गुरुवार को कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी शेयर करने के लिए एक प्रेस वार्ता की गई स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जिसमें यह बताया गया है कि देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की
करीब 62% हिस्सा सिर्फ 5 राज्यों में है और उन 5 राज्यों के कुल एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो वहां पर 25% ऐसे मामले हैं जो सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। ये 5 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और तमिलनाडु हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुल एक्टिव केस के 12% मामले हैं। देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी भी कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। इसमें सरकार की ओर से पूजा स्थलों को खोलने पर भी अभी रोक लगाई गई है और इसे लेकर के शिवसेना के सांसद और संजय राउत ने वीरवार को यह कहा है कि महाराष्ट्र में मंदिरों को बंद रखने की सरकार की कोई इच्छा नहीं है और इस संबंध में पूरी तैयारी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि रोजाना कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास बनी लगभग 4,08,000 झुग्गियों को 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी कोर्ट झुग्गियों को हटाने के फैसले पर रोक नहीं लगाएगी और न ही इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक और अन्य हस्तक्षेप होगा। झुग्गी झोपड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और शीर्ष अदालत ने अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में किसी भी तरह का स्टे देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर रेलवे ट्रैक के आसपास से अतिक्रमण हटाने से संबंधित कोई अंतरिम आदेश दिया जाता है तो वो प्रभावी नहीं होगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार पर अंकुश लगाने के प्रयास के बीच में भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह बताया है कि पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल अगस्त में राज्य के कर राजस्व में 600 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जुलाई महीने से हमने फिर से आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं और हमारा राजस्व भी काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि जो स्टार्ट हमने जुलाई में लिया था, जो पिछले वर्ष 2019 के मुकाबले लगभग 97% का कलेक्शन हमारा जुलाई में था, अगस्त में भी वही स्पीड हमारी आगे बढ़ रही है। अगस्त में हमने पिछले साल अगस्त के मुकाबले लगभग 600 करोड़ रुपया अधिक राजस्व एकत्रित किया है। कि अभी भारत सरकार की गाइडलाइंस आई अनलॉक 4 और उसी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर एक उत्तर प्रदेश की भी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें पहले हम लोग रविवार और शनिवार 2 दिन का बंदी रखते थे सैनिटाइजेशन और सफाई इत्यादि के लिए, लेकिन अब केवल जो पहले से ही वीकली लोगों की छुट्टी थी तो वो इतवार को लोग वीकली हॉलीडे मनाते थे, वीकली बंद करते थे। अब किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं है, सब चीज़ सारी गतिविधियां। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत औचक निरीक्षण के लिए हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार के उत्तराखंड भंडार गृह पहुंचकर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। सहकारिता मंत्री के औचक निरीक्षण से भंडार गृह में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अपने इस औचक निरीक्षण के दौरान सहकारिता मंत्री ने भंडार गृह की सभी व्यवस्थाओं को सही पाया और इस दौरान मंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत की सरकार की जमकर तारीफ की। यही नहीं, इस दौरान मंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां बताना भी नहीं भूले और वहीं मंत्री ने उत्तराखंड के सभी गोदामों में कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की बात भी कही। कोरोना के मद्देनजर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लोगों को एक किट बांटने की तैयारी की है, जिसमें ऑक्सीमीटर भी हर गांव में एक दिया जाएगा और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने आप नेताओं से खास बातचीत की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर पूरी तरह से युद्ध स्तर पर एक काम किया गया कि ऑक्सीमीटर जो है
या फिर जो किट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। गाँव के अंदर आम आदमी पार्टी के वर्कर जो हैं वो कहीं ना कहीं गांव में उतर के ये किट्स जो हैं वो लोगों में बांटना चाहते हैं। इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन इन तैयारियों के ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद एक प्रेस नोट जारी करते हुए आवाज़ बुलंद की है और सीधे तौर पर इस मुहिम के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा हमारे साथ हैं। चीमा साहब, ऑक्सीमीटर बांट रहे हो, किटें बांट रहे हो, पहले तो इस किट के बारे में जानना चाहूँगा कि ये किट क्या है, क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर होंगी और कहाँ कहाँ पर ये किट जाएगी और कौन इस किट को बांटेगा? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੇ गैर जिम्मेवार ना गल्ला कर रहे हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर गंभीर आरोप इन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यप्रणाली पर लगाए हैं। जरनैल सिंह हमारे साथ है, प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। जरनैल सिंह जी, सीधे तौर पर अगर मैं ये जो मशीन थी, ये जो ऑक्सीमीटर है, कितना लेवल सबसे पहले होना चाहिए? वेरीफाइड करवा लिया गया है इन मशीनों को? ये जो किट्स आप बांटने वाले हो सारी क्या वेरीफाइड हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, सारी एक किट बाकायदा टेस्टिंग तो बाद तैयार हो रही है। ਤੇ ਜੋ ਆਈਡੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 95 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ 95 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ 106 ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਮੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ। कितनी किटें हैं ये? ਲਗਭਗ 20,000 ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ करना है ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक ऑक्सीमीटर मुहैया हो सके। बिल्कुल, देखिए 20,000 किटें जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं और थोड़े ही दिनों में ये पंजाब के गांव में पहुँचती हुई नज़र आएंगी। वहाँ पर लोग जो हैं इससे अपनी ऑक्सीजन लेवल जो हैं वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया है तो उसके बाद ये मुहिम क्या पंजाब में करी जा सकती है, क्या सफल हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन दविंदर सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तराखंड के बंगाली समुदाय ने एक विशेष बैठक की जिसमें अपनी तमाम समस्याओं को लेकर के उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए। और इसी पर यह भी कहा गया है कि जो उनके जाति प्रमाण पत्र से जो पूर्व पाकिस्तानी और पूर्व बांग्लादेशी शब्द लिखे गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उन्हें आरक्षण दिया जाए। बता दें कि बंगाली समुदाय के लोगों ने कई सालों से जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शब्द को हटाने और आरक्षण की मांग को लेकर के धरने प्रदर्शन किए हैं, उग्र आंदोलन भी किए हैं। उसके बावजूद भी बंगाली समुदाय को न ही आरक्षण मिला है और न ही जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटा है। इस दौरान युवा नेता अमित विश्वास ने यहाँ पर कहा है कि हमारे पूर्वजों से लेकर के हम लोग केंद्र और राज्य सरकार से आरक्षण और जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटाने की मांग कर रहे हैं और कई बार धरना प्रदर्शन से लेकर के उग्र आंदोलन भी कर चुके हैं। जाति प्रमाण पत्र से में जो पूर्व पाकिस्तानी व बांग्लादेशी शब्द लिखा हुआ होता है उसको हटाने के विषय में आज हमने बैठक किया और हमारा मुख्य जो मांग है सरकार से, केंद्र सरकार व राज्य सरकार से, वो आरक्षण का है। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक हम सब आरक्षण के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं जो कि आज तक हमें मिला नहीं है। कई बार हमें मिठाई खिलाया गया है व झूठी आश्वासन दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र से पूर्व पाकिस्तानी शब्द हट चुका है, किंतु जब हम जाति प्रमाण पत्र में तहसील से नवनिर्मित बनवाते हैं तो उसमें पूर्णतः वही पहले जैसा जाति प्रमाण पत्र में पूर्व पाकिस्तानी शब्द को लिखा हुआ आता है। इस विषय पर आज बैठक था शक्ति फार्म में। प्रत्येक गांव में ऐसी बैठक होनी है और इसके बाद मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर कोई संवैधानिक रूप से हमारी मांग को पूर्ण नहीं किया जाता है
तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारा बैठक करने का मेन मकसद ये है कि हमारा जो पूर्व पाकिस्तानी शब्द है, हमारे प्रमाण पत्र में जो पूर्व पाकिस्तानी शब्द है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया हुआ है, और अगर ये शब्द नहीं हटता है तो आगे जाके उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसका पूरा खामियाजा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कुरुक्षेत्र के पिहोवा किसान विश्राम गृह का दौरा किया है और स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया है। इस दौरान सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का जिम्मेदार भी उन्होंने हरियाणा सरकार को ही ठहराया है। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रांत में हरियाणा की खट्टर सरकार और देश में मोदी सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने में औंधे मुंह गिरी है, बुरी तरह नाकामयाब हुई है। संक्षिप्त में उसकी और संक्षिप्त में सेवा ही संकल्प अभियान की चर्चा करने के लिए हम सारे साथी, अमन चीमा जी, धनतोड़ी साहब, सब साथी हम आपके बीच में हाजिर हुए। देश में कोरोना संक्रमण लगता है कि इसी हफ्ते में 40 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। आज कोरोना संक्रमण के कुल केसेस हिंदुस्तान में 79,000 का आंकड़ा पार कर गए, जो दुनिया में सबसे अधिक है। लगभग 825 मौतें प्रतिदिन हिंदुस्तान में हो रही हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर मध्य प्रदेश में 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया और वहीं कोरोना के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। वहीं इंदौर के सांवेर में विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने एक मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और कार्यक्रम का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर तकरीबन 34 कांग्रेसी नेताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और प्रेमचंद गुड्डू ने सांवेर में कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें इंदौर शहर के कई कांग्रेस नेताओं के साथ सागर विधानसभा के कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया था। देश की राजधानी दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही है और इसके लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। बता दें कि दिल्ली में अनलॉक 4 की शुरुआत के साथ ही मेट्रो संचालन की 7 सितंबर से अनुमति मिल गई है और जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 2 पालियों में मेट्रो का संचालन किया जाएगा, यानी कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक मेट्रो को संचालित किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, सही बात है, क्योंकि पब्लिक परेशान है ना मैडम, जो है ना। ये वैसे तो सबको स्कूटर 3 व्हीलर में जा रहे हैं सारे, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं। तो बसों में सोशल डिस्टेंस है, 18 सवारी भरते हैं और 2 अपने स्टाफ के रख लेते हैं, 16 सवारी भरते हैं। अनलॉक शुरू होने के बाद जब से बसों का किराया भी अब बढ़ना शुरू हो गया है और अब यात्रियों से बसों में सफर करने के लिए डबल किराया लिया जा रहा है। इसी को लेकर के बस संचालकों का कहना है कि सरकार का आदेश है कि बस में कम यात्रियों को बैठाना है और ऐसे में बस संचालकों का भारी नुकसान होता है, जिसकी वजह से ज्यादा किराया लिया जा रहा है। जहां तक भाड़ा बढ़ाने का सवाल है, भाड़ा तो हम लोग मजबूरी में बढ़ाए हैं, क्योंकि सरकार का आदेश है कि एक डबल सीट में भी एक ही पैसेंजर जाएंगे। तो हम लोग की 40 सीट की गाड़ी होती है तो मात्र 20 पैसेंजर अगर होगा तो 20 पैसेंजर होगा, और वो भी 20 पैसेंजर अभी की स्थिति में नहीं निकल रही, क्योंकि भाड़ा डबल हो गया है। एक सीट पे, डबल सीट पे एक ही आदमी को जाना है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता और पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष नौहर सिंह के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी जिम्मेदारी अब नक्सलियों ने ले ली है। बड़े कापसी के पास भारी मात्रा में पर्चे फेंकी गई हैं। नक्सलियों ने जन विरोधी कार्य और मुखबिरी के कारण बीजेपी नेता के पिता की हत्या की है। नक्सलियों ने चेतावनी भी दी है कि मृतक उसेंडी जैसा कोई ना बने, अगर ऐसा कोई बनेगा तो उसका अंजाम भी यही कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में टिहरी के श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से निकाले गए 33 कर्मचारियों ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से मुलाकात की है। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा है कि विश्वविद्यालय की ओर से 1 साल पहले से उन्हें नौकरी से हटाया गया है। 1 साल के
1 साल का उनका वेतन भी उनको नहीं दिया गया है और जिससे उनको आर्थिक संकट से अब जूझना पड़ रहा है। और इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा है कि उनकी ओर से इस विश्वविद्यालय के लिए उपवास किया गया था, लेकिन यहां पर विश्वविद्यालय सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। में हूँ कि हमने बड़ी मुश्किल से उस समय 15 दिन भूख हड़ताल पर रह करके क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय लाए थे। अब पता चल रहा है कि ना उसका कैंपस है, पता चल रहा है उसका कहीं ऑफिस का कुछ पता नहीं है, पता चला उसमें स्टाफ है कि नहीं है। मैंने पूछा टीचर। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सरामपल्ली में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में शक्तिशाली धमाका हुआ है और वहां पर काम कर रहे 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। धमाका तब हुआ जब एक कबाड़ी वाला और उसका बेटा एक केमिकल कैन को उठा रहे थे और ऑटो रिक्शा में वो रख रहे थे। पीड़ितों की पहचान विजयवाड़ा के राजा राजेश्वरी पेट के निवासी के रूप में हुई। नोएडा के सेक्टर 58 कोतवाली क्षेत्र में छात्रा के सिर पर पिस्टल की बट मार करके कार लूटने का मामला सामने आया है और पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच अब शुरू कर दी है और एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने यह बताया है कि सेक्टर 125 स्थित अमेठी यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र अक्षय बुधवार रात को 12:30 बजे के आसपास सेक्टर 62 स्थित डी पार्क के पास अपनी क्रेटा कार के साथ मौजूद था। कुछ ही दूरी पर उनका घर है और आरोप है कि इसी दौरान वहां पर बाइक सवार बदमाश आए और उसके सिर पर पिस्टल की बट मारकर क्रेटा कार लूटकर फरार हो गए। थाना क्षेत्र अंतर्गत 62 पार्क के पास एक बेहोशी हालत में एक व्यक्ति पड़ा मिला था रात्रि 12 बजे के आसपास। तो हमारा जो पेट्रोलिंग व्हीकल है पीसीआर वो देख के उनको तत्काल जो। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में कोरोना वायरस खत्म हो और दिल्ली सरकार इसके लिए भरपूर कोशिश भी कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के विधायक रवि मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन के दौरान खुद ही भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। गाइडलाइन की धज्जियां वहां पर उड़ाई गई। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर एक भी क्लिनिक नहीं खुला है। जैसे पड़ोस में हमें जानकारी मिली है कि पटेल नगर विधानसभा में एक भी क्लिनिक नहीं है। तो ऐसे 5 क्लिनिक खुल जाना जो है यहाँ हम सब क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो 220 प्रकार के टेस्ट, जैसे अभी अंदर डॉक्टर साहब ने बताया हमारे को 220 प्रकार के टेस्ट होंगे। सभी तरह की दवाइयाँ यहाँ फ्री होंगी और MBBS डॉक्टर के द्वारा इलाज ये यहाँ पर क्षेत्र की जनता को अपने घर के बिल्कुल नज़दीक में बिना किसी किराए भाड़े के, बिना किसी लाइन में लगे।
हरियाणा के सिरसा में सफेद मक्खी के कारण भारी मात्रा में फसल खराब हो रही है। किसानों के मुताबिक 60 से 70% फसल खराब हो चुकी है। पीड़ित किसानों ने सरकार से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की है। खराब हुई फसल की सही स्थिति जानने के लिए सिरसा के डीसी ने फसलों का सर्वे करने का आदेश दे दिया। नरमे में ये फक्का है जी, नरमा खराब हो रही है जी। कितना खर्चा है इस पे जो स्प्रे कर रहे हो आप? स्प्रे का जी 4 स्प्रे हो गया जी, 1000-1200 रुपया किलो का खर्चा आ रहा है जी एक स्प्रे का। हरियाणा के चरखी दादरी में पीटीआई अध्यापकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। साथ ही अध्यापकों ने इस दौरान चरखी दादरी से विधायक सोमवीर संगमान के आवास का घेराव भी किया। दरअसल चरखी दादरी विधायक सोमवीर संगमान ने जींद में पीटीआई अध्यापकों से यह वादा किया था कि जल्द ही आपकी नौकरी बहाल कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने ये वादा अभी तक पूरा नहीं किया। सोमवीर संगवान के पास जो 18 तारीख को इसने जींद के अंदर 110 खापों के बीच में जो वादा किया था उसका आप जवाब मांगने के लिए आए हैं। जो इसने वहाँ वादा किया था 25 तारीख तक या तो मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, नहीं तो मैं समर्थन वापस लेके आपके बीच गरी पे बैठ जाऊंगा। तो हम उसके लिए इनसे जवाब मांगने के लिए आए हैं। तो आगे किस तरह क्या रहेगा? देखिए आगे का बहुत भारी हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। आज हम यहाँ सोमवीर सांगवान से जवाब मांगने आए हैं। अब तक हम इनसे हाथ जोड़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब हम इनसे हाथ नहीं जोड़ेंगे। अब हम इनसे जवाब लेंगे जो हम 80 दिन तक। हिमाचल के धर्मशाला में टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स, नर्सेज और उनके बच्चों सहित 35 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने यह कहा है कि 25 के लगभग डॉक्टर्स हैं जो कि संक्रमित हो चुके हैं और इसके अलावा नर्सेज और उनके बच्चों सहित यह आंकड़ा 35 के पास पहुंच गया है। लगभग 25 के आसपास जो डॉक्टर्स हैं वो संक्रमित हुए हैं और कुछ हमारे जो नर्सेज हैं और उनके कुछ बच्चे भी हैं वो संक्रमित हुए। तो लगभग ये जो आंकड़ा है जो टोटल देखा जाए तो लगभग 35 के आसपास है। और इसके बावजूद भी जो हमारे टांडा हॉस्पिटल है, खास करके जो ओबीजी वार्ड है, फंक्शनल है और हमारी कोशिश है कि अगर मैन पावर रिसोर्स कहीं और से भी आवश्यकता होगी, चाहे वो हमारे जो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस हो वहाँ से लाने की आवश्यकता हो, वो आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। और जो हमारा हॉस्पिटल है अभी अप एंड रनिंग है। देखिए पूरे विश्व में इस प्रक्रिया पर लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दिया है कि जो लोग असिम्टोमेटिक हैं और जो लोग 60 साल से नीचे हैं, जिनके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास अपना सेपरेट वॉशरूम हो, सेपरेट कमरा हो, तो उनको। हिमाचल के हमीरपुर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बड़सर में हुई कोरोना मरीज की मौत के बाद जिला प्रशासन ने अब निजी क्लिनिक और आरएमपी क्लिनिक को हिदायत जारी की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने यह कहा है कि अब जिला हमीरपुर में खांसी, जुकाम, बुखार या फ्लू के मरीज को कोरोना जांच करवानी अनिवार्य होगी। अगर ऐसा कोई भी मरीज निजी क्लिनिक का रुख करते हैं तो उनका पूरा डेटा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को देना अनिवार्य होगा। मेरा प्राइवेट प्रैक्टिशनर से ये स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि खांसी जुकाम के मरीज को, ILI के पेशेंट को, अभी गवर्नमेंट से नोटिफाई हो गया है कि ऑल ILI पेशेंट्स, खांसी जुकाम के हर पेशेंट को या फ्लू क्लिनिक में जो भी केस अटेंड होता है उनकी सैंपल अनिवार्य है। तो अब क्योंकि यहीं से हम कैच कर सकते हैं बेसिकली, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और इस माध्यम से मैं ये क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ कि नाउ इट इज टाइम कि हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स दे कम फॉरवर्ड फॉर दिस एक्ट, ताकि हम। मध्य प्रदेश के रीवा में नशे के खिलाफ रीवा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रीवा पुलिस ने 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मुखबिर की सूचना के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ स्वापक औषधि प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। आप क्या करते थे? तो ये जानकारी मिलने के बाद हमारी पुलिस काफ़ी सक्रिय हुई। सक्रिय होने के बाद थाना प्रभारी सिविल लाइन निमेश द्विवेदी और उनकी टीम को खबर मिली, जिसमें हमने एक आरोपी को पकड़ा जिसका नाम है मनीष आर्या
मनीष आर्या से जब पूछताछ हुई तो पूछताछ करने पे 2 अन्य आरोपियों के बारे में पता चला। जो एक पंकज सिंह है, चित्रकूट करवी का रहने वाला है, दूसरा आरोपी राम प्रताप सिंह अतर्रा बांदा का रहने वाला है। इन सभी आरोपियों से पूछताछ करके जब तलाशी वगैरह ली गई, सारी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया, तो इन सभी आरोपियों से हमको करीब 30 ग्राम स्मैक की जब्ती हुई है। कुल 30 ग्राम स्मैक जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत। यूपी के गाजियाबाद में मुरादनगर थाना क्षेत्र के मोटर गांव में सार्वजनिक रूप से सास की ओर से अपमानित किए जाने पर परेशान एक महिला ने अपनी 3 बेटियों समेत जहरीला पदार्थ खा लिया और जहरीला पदार्थ खाने के चलते महिला की मौत हो गई, जबकि तीनों बेटियों की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये इनके जो सास हैं और देवर, इनकी कल मार पिटाई करते थे, रोज परेशान करते थे, गाली दे देते। आज से 23 तारीख में तो जो इनके पति थे, अनीता जी के पति, हाँ जी, वो कहाँ पर हैं अब और उनके साथ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? वो तो सर खत्म हो गए इस टाइम। कितने दिन पहले खत्म हो गए? उन्हें कोई 5 या 6 साल हो चुकी हैं। जब से ही मतलब कि ना परेशान करते हैं, पहले ही परेशान करते थे उनके सामने भी, वो भी बीमार हुए थे, उन्हें भी किसी ने दिखाया नहीं, उन्हें भी हमने अपने पैसों से इलाज करवाया है। आप क्या लगते हैं इनके परिवार? मैं जो लड़की का बहन हूँ जो खत्म हुई है, भाई हूँ। यानी कि बच्चों की। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। दरअसल मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है, जहां पर बाइक टच होने को लेकर के बाइक सवार युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट में बाइक सवार को गंभीर चोटें भी आई हैं और घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद और एएनबी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन नवजात बच्चियां नाले में पड़ी हुई मिलती हैं। हिसार के मुल्तानी चौक एरिया में पुलिस चौकी के साथ लगते पार्क के पास एक कूड़े के ढेर से वहां से एक भ्रूण मिला है। इसकी जानकारी एक कचरा बीनने वाले ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है। डॉक्टर्स ने भ्रूण की जांच की है तो सामने आया है कि भ्रूण 5 महीने की बच्ची का है। पुलिस ने अज्ञात परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो रोजाना की तरह ना यहाँ से कबाड़ इकट्ठा करके ले जाता है, तो कबाड़ उसने जब आज सुबह आके कबाड़ उठा तो कबाड़ के नीचे एक भ्रूण था, शिशु अब जन्मा, करीब उसकी होगी एज 5-1 महीने की इतनी थी, और वो ओपन ही पड़ा था, ना किसी पॉलिथीन में था ना। उसने सूचना आगे चौकी में दी, उसके बयान लिखे, मौके पर जाकर सीनो क्राइम टीम बुलाई गई, SHO साहब आए मौके पर। फिर उसका आज GH हिसार में ही पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब ने ये बताया कि ये भ्रूण लड़की का था जिसकी उम्र 5 महीने है। तो उसके बाद कमेटी द्वारा और पुलिस द्वारा ऋषिनगर में जाके मिट्टी में भ्रूण को दफनाया गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी की वजह से पुलिस ने भी कमर कस ली है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर से भी कम रह गया है, जो कि चेतावनी से 2 मीटर से भी कम है। और ऐसे में जल पुलिस की ओर से गंगा में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और जल पुलिस की ओर से दिन में 3 बार गंगा की बाढ़ में गश्त लगाई जा रही है और गंगा के 84 घाटों के तहत राजघाट से लेकर के 80 घाट तक पेट्रोलिंग की जा रही है। पेट्रोलिंग के दौरान न केवल गंगा में नौका संचालन के तहत लगे प्रतिबंध के तहत भी नाविकों को जागरूक किया जा रहा है और बल्कि गंगा घाट किनारे रहने वाले लोगों को भी, वहां पर घूमने आए लोगों को भी चेतावनी दी जा रही है और वहां से दूर किया जा रहा है। गंगा जी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और घाटों पर काफ़ी तेज बहाव है। बार बार इसके लिए अनाउंस किया जा रहा है स्नानार्थियों के लिए कि वो किनारे ही स्नान करें तथा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश से 15 सितंबर तक नौका संचालन बंद कराया गया। गंगा जी के सभी घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है और बहुत तेज बहाव है, इसलिए सब पर सतर्क। मध्य प्रदेश के खंडवा में आए दिनों सड़क हादसे होते रहते हैं। जिले के पुनासा बाईपास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है और वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में आगे की जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश के बलौदा बाजार में करंट की चपेट में आने से मादा भालू की मौत हो गई है और वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी टीआर वर्मा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर उन्होंने भालू को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम उसका करवाया और पोस्टमार्टम के बाद एसडीओ के समक्ष मादा भालू के शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मामले में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1980 के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। लाइट को विद्युत प्रवाह को बंद कराया गया और भालू को जब्त करके यहाँ महाराजी डिपो में लाके उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है और इसमें हम लोग विद्युत विभाग के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ इसमें कार्रवाई के लिए आप लोग लिखे हैं सर विद्युत विभाग के खिलाफ? विद्युत विभाग के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण 1972 की जो धाराएं हैं उसके तहत अपराध दर्ज किया गया है और बिना शासन की अनुमति के विद्युत लाइट जो बिछाई गई है उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम। बिहार में पुलिस का शराब के खिलाफ अभियान जारी है जिसमें पुलिस लगातार शराब तस्करों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है और वहीं शराबबंदी के बाद भी किशनगंज में शराब की तस्कर और शराबी लगातार पकड़े जा रही हैं, जिसके तहत जिले के मद्य निषेध अधीक्षक मोहम्मद प्रताप अंसारी ने मीडिया कर्मियों ने बातचीत की है और उन्होंने ये बताया है कि विशेष छापेमारी में 2 अलग अलग जगहों से शराब बरामद की गई है और वहीं पुलिस ने दोनों शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया है। लगातार हम लोग भी छापामारी कर रहे हैं। कल बरमसिया से एक आदमी पकड़ाया है 8 लीटर विदेशी शराब के साथ। आज सुबह में भी मौजावाड़ी से एक आदमी को पकड़े हैं 5 लीटर चुलाई शराब के साथ और आज में आके 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है 5 लीटर चुलाई और विदेशी शराब 8 लीटर के साथ दोनों को। हिमाचल के हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कॉलेज प्रशासन के रवैये से नाराज होकर सीएम जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है। पत्र में मदद की गुहार लगाई गई है और दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर का यह कहना है कि कई बार मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को शिकायत की गई है लेकिन समस्याओं पर गौर नहीं की गई, जिसके चलते अब मजबूरन डॉक्टरों ने सीएम से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और वहीं मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में साफ तौर पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को हटाने की मांग भी की गई है। समस्याओं पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम रिपीटेडली मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को कितने लेटर लिख चुके हैं और पता नहीं अभी तक उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। प्रिंसिपल साहब को भी हम कई बार इन्फॉर्म कर चुके हैं कि हमारे जो सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे मुद्दों पे कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके संदर्भ में अब हमारे पास कोई और रह नहीं गया है हमारे पास। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि आप इसमें इंटरव्यू। छत्तीसगढ़ के कोरबा के सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। दरअसल एक विभागीय रिटायर्ड कर्मी चिंतू राम रजक ने अवैध मकान और वहां पर मकान बनाने वालों से परेशान होकर के कोरबा कलेक्टर और विभागीय कार्यालय में गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सिंचाई विभाग की कॉलोनी में बिना अनुमति के रिपेयरिंग काम भी नहीं करवाया जा सकता है और बावजूद इसके अवैध रूप से मकानों का निर्माण वहां पर करवाया जा रहा है, जिसकी जानकारी विभाग के बड़े अधिकारियों को भी है, लेकिन रसूखदार ठेकेदारों के आगे विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में घाट रोड पर स्थित एक व्यावसायिक भवन में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। मामले में बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जिसके बाद मीटर के नीचे मेन तार पर कट लगा हुआ मिला है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मीटर को कब्जे में लेकर के सील कर दिया है और मामले में भवन मालिक से पूछताछ की गई है। वहीं मामले में अधिकारियों ने कहा है कि बिजली चोरी कब से चल रही है, इसकी जांच की जा रही है और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी अज्ञात द्वारा हमें शिकायत की गई कि वहाँ बिजली चोरी हो रही है और फिर तत्काल वहाँ पहुँच के जब बिजली चोरी की वारदात सही पाई गई तो उस मीटर को तत्काल सील करके उस पर चेकिंग रिपोर्ट भरी गई है। अब इसके बाद कंज्यूमर पे छत्तीसगढ़ के कोरिया में चिरमेरी क्षेत्र में
SECL पर टेंडर प्रक्रिया को लेकर के ठेकेदार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल ठेकेदार का कहना है कि SECL उप क्षेत्रीय प्रबंधक अपने अधिकारों और पद का दुरुपयोग करते हुए 2 लाख राशि तक की कार्यों का ठेका अपने चुनिंदा चहेते ठेकेदारों को दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 40% कार्य का निष्पादन किया जा रहा है और बाकी 60% बतौर कमीशन बांट लिया जाता है। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जो इस तरह का आरोप लगाया गया है। ऐसे ही कई मामलों के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन फिर भी SECL के अधिकारी अपने कमीशन के लालच में कार्यों का बंदरबांट करते आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के भाटपारा में कांग्रेस कार्यकर्ता मनमोहन कुर्रे के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया और हथनीखार में शराब दुकान के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि यह धरना प्रशासन के गलत रवैये के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से दुकान संचालकों की गुंडागर्दी, फर्जी FIR करना और शराब की कीमत से ज्यादा दामों में उसको बेचना और इसके अलावा और भी कई ऐसे ही मुद्दों को लेकर के यह धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर 3 दिनों के बाद क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज के मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट में फिर एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रसव पीड़ा के इलाज के लिए अस्पताल उनको लेकर के आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा दोनों की हत्या कर दी है और अस्पताल में किसी भी तरह की सुविधा उन्हें नहीं दी गई है। और वहीं थाना प्रभारी राजेश साहू ने यह बताया है कि घटना को लेकर के आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया और शव ले जाने से मना कर दिया। हालांकि काफी समझाइश के बाद यह मामला शांत करवाया गया। यूपी के हापुड़ में तमंचे से फायर करते हुए 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल वीडियो गांव पलवाड़ा की बताई जा रही है और यहां पर जनपद में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ने के बाद भी युवाओं के हाथों में अक्सर अवैध हथियार देखे जा रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो गया है और वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुधवार को 3 दिन बाद मसूरी देहरादून मार्ग यातायात के लिए सुचारू हो गया है, लेकिन देर रात फिर से भूस्खलन होने के कारण मार्ग एक बार फिर से ठप हो गया है, जिससे रोड पर वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से ठप हो गई है। बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर 3 दिन पहले भारी मात्रा में भूस्खलन होने से वहां पर 3 दिन तक लगातार ये रोड जो है बाधित रहा और बुधवार को 3:30 बजे करीब ये मार्ग को सुचारू रूप से चलाया गया, लेकिन देर रात फिर से पहाड़ी से पत्थर और मलबा आने के कारण मार्ग बाधित हो गया है और जिससे पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना वहां पर करना पड़ा। वहीं नैनीताल जिले के औखलकांड ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुकना के ग्रामीण आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली झेलने को मजबूर हैं। मंडल मुख्यालय नैनीताल से कुछ किलोमीटर दूर कुकना और नौलिया गांव की 33 वर्षीय महिला देवकी देवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। गांव में चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने मरीज को नजदीकी अस्पताल तक लाने की चुनौती थी। गांव के बड़े बूढ़ों ने यह तय किया कि देवकी को डोली में बैठा करके नजदीकी मोटर मार्ग तक पहुंचाया जाएगा और वहां से मोटर वाहन से उसे अस्पताल तक ले जाया जाएगा। युवाओं की एक टीम तैयार की गई और फिर देवकी को कुर्सी की डोली में बैठा करके 8 किलोमीटर दूर देवली मोटर तक ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। वहीं एक विभागीय रिटायर्ड कर्मी चिंतू रामजना का अवैध तरीके से मकान बनाने वालों से परेशान होकर के कोरबा कलेक्टर और विभागीय कार्यालय में उसने गुहार लगाई और शिकायत में उसने अवैध कब्जाधारियों पर किसी अनहोनी की घटना को लेकर के आशंका व्यक्त की। शिकायतकर्ता ने अधीक्षक अभियंता से लिखित में शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि 2 लोग सरकारी मकान को फर्जी तरीके से आवंटित करने के बाद खाली पड़ी जमीन पर अवैध मकान का निर्माण वहां पर करवाया जा रहा है और निर्माण करवाते वक्त शिकायतकर्ता के मकान को नुकसान भी पहुंचाया गया है। मामले में शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के रीवा में नशे के खिलाफ रीवा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और वहीं मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन
पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रीवा पुलिस ने 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मुखबिर की सूचना के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने घेराबंदी की और 3 आरोपियों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम पानीपत में पिछले 2.5 साल से चलाए जा रहे ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले का आरटीआई से खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने जेबीएम कंपनी को 2.5 साल पहले खट्टर सरकार ने सफाई कार्य करने के लिए ठेका दिया था और इस ठेके को घोटाला बताते हुए ठेका तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। पीपी कपूर का यह भी कहना है कि पानीपत में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और ऐसे में इस ठेके को रद्द कर देना चाहिए। हरियाणा सरकार ने करीब 3 साल पहले पानीपत नगर निगम और नगर पालिका समालखा के अंदर ठोस कूड़ा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाया था, जिससे ताकि पूरे शहर के अंदर सफाई रहे, पर्यावरण की सुरक्षा रहे। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर कुंडी गांव और आसपास के गांवों में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर हाथियों के झुंड ने खेतों में घुसकर जमकर उत्पात मचाया और फसलों को रौंद डाला। बता दें कि रात में हाथियों का झुंड खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं वन विभाग को सूचना देने के बाद भी हाथियों के प्रवेश रुक नहीं पा रहे हैं और वन विभाग की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। इससे ग्रामीणों में खासा रोष है। चमोली के नारायण भगड़ विकासखंड में तड़के हुई मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों में जलभराव होने के चलते गाड़ी मालिकों और राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा और नारायण भगड़ का मुख्य बाजार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूसलाधार बारिश के कारण जलमग्न हो गया। बता दें कि पिछले कई सालों से नारायण भगड़ मुख्य बाजार में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर बीमारियों का भी भय बना रहता है और बरसात के मौसम में अक्सर डेंगू का खतरा ज्यादा बना रहता है। यूपी के बाराबंकी में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और बेटे की लाठी डंडों से पिटाई की गई। दरअसल मामला असंद्रा थाना क्षेत्र के देवीगंज चौराहे का है, जहां पर ग्राम पंचायत के ही कुछ दबंगों ने प्रधान के पति और बेटे की पिटाई की है। वहीं वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि मौके पर मौजूद सिपाही ने प्रधान के पति को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन सिपाही के हाथ में भी चोट लग गई। फिलहाल मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब श्राद्ध पक्ष में एक नया नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल कोरोना काल के चलते जो लोग उज्जैन में आकर के तर्पण और अन्य विधान जो है वो नहीं कर पा रही हैं, ऐसे में वो अब उज्जैन में बैठे हाईटेक पंडितों के माध्यम से घर से तर्पण कर सकते हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों और देशों में बैठे हुए श्रद्धालु पंडितों से सोशल मीडिया के माध्यम से तर्पण करवा रहे हैं और वहीं उज्जैन के पंडित राजेश त्रिवेदी ने यूपी में बैठे एक श्रद्धालु का पूजन करवाया और पंडित राजेश त्रिवेदी ने यह बताया है कि श्राद्ध पक्ष में उज्जैन का अपना अलग महत्व है और अनादिकाल में भगवान राम वनवास के दौरान उज्जैन पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिद्धवट घाट पर तर्पण किया था। वाराणसी में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के महान पर्व पर नमामि गंगे की ओर से जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी साथ निभाने वाली गंगा की निर्मलता और अविरलता का आह्वान किया गया है। दशाश्वमेध घाट पर तर्पण करने वाले नागरिकों को असुविधा ना हो, इसके लिए निमित्त गंगा तलहटी और घाट की साफ सफाई की गई है। लाउडस्पीकर से गंगा स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। बहुत जरूरी है निश्चित रूप से। चमोली में थराली विकासखंड के माल बजवाड़ा गांव में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एक और जहां पर पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं कोरोना का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। उद्योग धंधे बंद होने के चलते कई कामगार प्रवासी घरों को लौट रहे हैं, जिसका सीधा असर देश की जीडीपी पर भी पड़ रहा है। और वहीं दूसरी ओर उद्योगिनी उत्तराखंड कैंप इंडिया
ओरेकल परियोजना के सहयोग से अब काश्तकारी के क्षेत्र में आगे आकर के महिलाओं को नई कृषि तकनीक और जड़ी बूटी के साथ ही मशरूम की खेती का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से अगले खबर कहते हैं कि हौसलों से ही उड़ान होती है और ऐसी ही हौसलों की उड़ान चंडीगढ़ में कक्षा 10 के छात्र गौरव ने कर दिखाई है। दरअसल गौरव ने कबाड़ का इस्तेमाल करके एक मोटरसाइकिल बनाई है। इस कड़ी में छात्रों ने यह बताया है कि मैंने 3 साल पहले अपनी पुरानी साइकिल से एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी, लेकिन इसकी स्पीड कम थी और मैंने इसे अब एक पेट्रोल मोटरसाइकिल में बदल दिया है, जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब चल सकती है। और वहीं इसकी लागत जो है उसकी अगर बात की जाए तो मोटरसाइकिल बनाने में 15 से 16 हजार की लागत लगी है। सर ये आइडिया मेरे को अराउंड 4 या 5 ईयर्स पहले आया था, जब ये इलेक्ट्रिक मोपेड वगैरह एक्टिवा चल रही थी ना सर, तो मेरे को उनको चलाने का मन करता था और बाइक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे जल्दी हम। तो मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी, मतलब पुरानी साइकिल की, लाइक जो बच्चों की साइकिल होती है उसकी मैंने कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक में बनाया। तो 3 साल मैंने इसको मतलब चलाया अच्छे से, वर्किंग ली इसकी, बट सर फिर मज़ा नहीं आ रहा था उतना कि इलेक्ट्रिक में स्पीड भी नहीं मिल रही और नए फ्रेंड कोई आता था मतलब बैठ नहीं पाता था उसके दो। तो मैंने फिर इसको मतलब पेट्रोल में इंजन मतलब पावर उसको इंक्रीज़ करना चाहा, तो तब ये मैंने 3 साल या 4 बाद ये। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।